हेलो गाइस, माय नेम इज़ साकिब झा और मैं आज आपको पी वाई क्यू करके दिखाऊंगा। पी वाई क्यू सॉल्व कैसे करना है। आपको सबसे पहला टारगेट यही नहीं पता होता पी वाई क्यू सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरा, पी वाई क्यू कर लेते हैं तो उसके बाद उसको आता ही नहीं है कि भाई पी वाई क्यू करना कैसे है, कैसे क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है। देखिए, आज हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस किए जाएँ पी वाई क्यू में। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है पॉलिटी का। कहता है यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है तो क्या होगा। तो एनालिसिस क्या होना चाहिए, धन विधेयक क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए। मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, याद नहीं कराना मुझे, सिंपल समझ लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए विधेयक क्या होता है, विधेयक के कितने टाइप्स होते हैं, सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। बेसिक क्लियर होने के बाद आप थोड़ा राज्यसभा के बारे में जान लीजिए। राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लिया तो थोड़ा लोकसभा के बारे में बेसिक जान लीजिए। राज्यसभा क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, इलेक्टेड क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, ये सारे। तीसरा है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के बारे में जो टॉपिक है हमारा आर्टिकल 368 हमारा जो है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कितने टाइप के संशोधन होते हैं, कौन सी मेजोरिटी चाहिए, कब चाहिए, ये सारा। तो लिखा है राज्यसभा और धन विधेयक। देखिए, जनरली अब हमारा हमने क्या किया, मेन क्वेश्चन को तो एनालिसिस किया ही। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए उसका भी। मतलब कि जो हमारे ऑप्शन है उसके भी उसके करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि राज्यसभा और धन विधेयक की थोड़ी अलग ही कंट्रोवर्सी चलती है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पे पावर थोड़ी कम है। अब देखिए क्या लिखा है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या स्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। एक तो कैन भी है और दूसरा इस स्टेटमेंट भी ठीक है। बाकी चेक कर लेते एक बार। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, गलत। क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा की बहुत ज्यादा पावर होती है। थोड़ा सॉरी फॉर दिस। एंड तीसरा पॉइंट है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की इतनी पावर है कि ये वाला प्रोविजन है ही नहीं हमारे धन विधेयक में। तीसरा, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है हमारे। तो मैं कहने का मतलब क्या है, तो हमारे पहला क्वेश्चन का एनालिसिस क्या हुआ, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। तो मैंने बताया लोकसभा को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, राज्यसभा को मैंने बता ही दिया, तो विधेयक के बारे में चर्चा करी थी, लोकसभा के बारे में बात कर दी, ये भी देख लिया हमने। थोड़ा सा ना राष्ट्रपति और विधेयक के बारे में प्रोविजन जान लीजिए कि राष्ट्रपति एंड रोल ऑफ हिम ऑन बिल। अब यहाँ पे थोड़ा सा संयुक्त बैठक है, ये भी थोड़ा देख लीजिए कि संयुक्त बैठक कब कब बुला सकते हैं और कब कब नहीं बुला सकते। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तो इससे आपको क्या होगा, आने वाले कई क्वेश्चन आपके तैयार हो गए एक चैप्टर को क्लियर करते। मैं मानोगे नहीं, आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, आपके नहीं भी ना मैं 7-8 साल के पेपर तैयार करवा दूंगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हर दिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे, लेकिन डेली करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हम पहले एक पढ़ेंगे कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते। ये गलत है। यहाँ पे क्यों गलत है, नहीं कर सकते बट कर सकते हैं। तो हमारा एक टॉपिक तो आपको राज्यपाल को अच्छे से पढ़ना चाहिए। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई। पहला, हाई कोर्ट के जज का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होता है वो, और हाई सुप्रीम कोर्ट का। तो ये भी क्वेश्चन गलत है क्योंकि प्रोसीजर अलग होता है। भारत के संविधान में, तो आपको पता चल रहा है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कैसे नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल हो गया। तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसका कारण है क्योंकि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट रिमूव राज्यपाल विदाउट एनी प्रोविजन। दैट्स मीन्स दैट इज द ऑप्शन इज दैट सही।
और आपको ये पता होना चाहिए इससे क्या होगा कि आपको रिमूवल प्रोसेस जो होता है, रिमूवल प्रोसेस, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे इसके बराबर राष्ट्रपति हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, ये सारे पता होने चाहिए। और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर होती है। तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट भी गलत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उपराज्यपाल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि जनरली पूछता नहीं है क्वेश्चन, लेना आ गया तो PYQ में है, तो आप इसलिए। तो इससे आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। बाद बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हम देखते हैं उसके बाद। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने संशोधन पढ़ा है, तो मैंने बोला था संशोधन, देखिए संशोधन क्वेश्चन आ गया। तो भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक, अब यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया। दूसरा हमें पता होना चाहिए प्रोविज़न की संविधान संशोधन कहीं भी डाला जा सकता है, तो ये गलत है। अब क्या किया जा सकता भी है, लेकिन ज़्यादा गलत है क्योंकि प्रोविज़न नेगेटिव है। दूसरा, यदि ऐसा संविधान संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन, तो संशोधन का अनुमर्शन भारत के सभी, देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आर्टिकल 368 अच्छे से कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा जान लीजिए, फेडरलिज्म क्या होता है। बाद बाकी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, संविधान के बारे में आप पढ़ते ही हैं, संविधान ही पढ़ रहे हैं सारा। थोड़ा संविधानवाद पढ़ लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, संविधानवाद पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा बस। उसके बाद लोकसभा बोल ही दिया मैंने, संघीय चरित्र हो गया, संशोधन मैंने कह ही दिया, विधानमंडल और संसद एक साथ पढ़ लीजिएगा तो ईजी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। बाद बाकी मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे ये समझाने से मतलब है कि आपका जो बेस तैयार हो जाए कि कहने का मतलब ये है कि क्या हमें पढ़ना है। अब जैसे टॉपिक हो गया महान्यायवादी, तो महान्यायवादी को अच्छे से पढ़ लीजिए अच्छे से। अब महान्यायवादी का क्या है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, सदस्य भी हो सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन आपको पता होगा मतदान का प्रोविज़न सबको नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है, सी है। लेकिन आपको महान्यायवादी अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, नहीं तो ऐसे में गलती के चांस बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए संविधान की बॉडियाँ कौन सी है, मतलब संविधान में कौन से ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है और कौन से का नहीं। इसका एक लिस्ट बना लीजिए, बहुत इजी रहेगा। इससे आपको पता होना चाहिए योजना आयोग 1950 से बना था, और ये भी एक्ट से बना है, तो मतलब पॉलिसी से बनाया था। तो दूसरा तो नहीं होगा, तो नहीं है तो आंसर नहीं में डालना है। और नहीं है इन सबको थोड़ा सा जनरली नहीं वाले को आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, है तो जनरली सारे ही होते हैं। दूसरा, क्षेत्रीय परिषद, आपको पता होना चाहिए रीजनल काउंसिल भी एक एक्ट से ही बनाया गया है, और डेवलपमेंट काउंसिल भी। तो इसका मतलब यह है कि तीनों है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है बहुत तरीके से। एक लिस्ट बनाइए कि सब, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि संविधान मतलब एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है स्टैचुरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का मतलब होता है जिस भी बॉडी का जिक्र संविधान में है, और जिस बॉडी का भी निर्माण या बनाया जिसको भी एक्ट से है, वो होता है स्टैचुरी। क्लियर, मेरे हिसाब से हो गया होगा। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए मैंने लोकसभा राज्यसभा बता दिया, सबको पता होना चाहिए संसद किस किस से मिलकर बनता है, तो संसद आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग पर लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है। तो कहने का मतलब है ये आपका फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बार बार कि मैं यहाँ पे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि पेपर एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो ये संसद के थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा फेडरलिज्म के बारे में जान लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, सरकार ने पैसा अधिनियम को 1996 में से अधिनियमित कौन सा, अब ये फिर नहीं आ गया, तो नहीं कौन सा है ये थोड़ा दिन। तो पैसा एक्ट आपको पता होना चाहिए। अब पैसा एक्ट जैसे अब पता है, थोड़ा सा पंचायत के बारे में बेसिक पढ़ लीजिए,
पंचायत कब बना है, कैसे बना है, क्या प्रोविजन है, दैट्स इट। तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो इसके ट्रिक्स नहीं होते। बाद बाकी आपको ट्रिक्स जानना हो तो वही बता दीजिएगा मुझे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसने बोला कि आर्थिक न्याय का जिक्र आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का क्वेश्चन, ये जनरली आपको उद्देशिका में देखने को मिलेगा, लेकिन मूल अधिकार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके यहाँ से चैप्टर निकल रहे हैं, आपको प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फंडामेंटल राइट पढ़ लेना चाहिए, यहाँ से DPSP पढ़ लेना चाहिए, और कोशिश करें फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ ही लें। तो 4 ऐसे टॉपिक चैप्टर है जिससे आपको हर बार कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन आता है। तो ये 4 चैप्टर मैंने बता दिए कैसे आपको करना है। तो आर्थिक न्याय जनरली क्या होता है वो पता होना चाहिए। अब सेम क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन शासन के लिए। शासन मतलब क्या होता है? गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट मूल अधिकार के लिए काम नहीं करती, कर्तव्य के लिए भी काम नहीं करती। सी इसका आंसर देख, मैंने बताया ना, ये कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, तो आपका चैप्टर तैयार हो जाता है। कुछ क्वेश्चन तो प्यार से। एक और क्वेश्चन बहुत प्यारा आ गया, लोक लेखा की संसदीय समिति। तो इससे नया चैप्टर निकल कर आया, संसदीय समिति पढ़ लीजिए, कब आया, कैसे आया। सारे कमेटीज़ के बारे में नहीं पढ़ना, संसदीय समिति के बारे में पढ़ना है, क्या होता है, कौन से प्रोविज़न है, कहाँ पे है, क्या काम है। फिर उसमें एक लोक लेखा को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। जैसे उसमें क्या क्या पढ़ लेना, मेंबर्स कितने पढ़ लेना, क्या काम है वो कर लेना। और अब जैसे यहाँ पे नियंत्रण महालेखा परीक्षक, थोड़ा क्या के बारे में पढ़ लेना भाई, क्या क्या होता है। अपने आप आपका ईज हो जाएगा। अब नया क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में अब देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था को आप बेसिक्स पढ़िए मेरे हिसाब से 11th की किताब से। अब देखिए क्या लिखा है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही बात है, आपको थोड़ा सा मंत्रिमंडल के बारे में जान लीजिए। और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता तब उन पद पर बने रहते, बिल्कुल सही बात है। और राज्य का अध्यक्ष, आपको ये पता होना चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए बोल रहा हूँ आप बेसिक्स पढ़िए, इसके लिए इजी है, 11th क्लास बुक में मिल जाएगी आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब आपको पता होना चाहिए, ये भी बेसिक्स क्वेश्चन है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो आप एक लोकेट बनाइए कि कौन कौन प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो आपको ईजी रहेगा डिलीट करने में। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करें। ये जनरली आपको पता है, ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये आपको 11th क्लास की लेजिस्लेटिव जो पढ़ेंगे विधान पालिका, उसमें सारा मिल जाएगा ये। अब देख फिर आ गया कि राष्ट्रीय, अरे ये दोनों अलग अलग है, ये हो ही नहीं सकता। पहला तो गलत है, तो पहला गलत। अब ट्रिक देखो, क्या पहला गलत हुआ, लेकिन आपको ट्रिक नहीं देगा ना, दूसरा भी पढ़ना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लिस्ट बनाइए कि समवर्ती सूची में कौन सा है, कॉन्करेंट में कौन सा है, स्टेट लिस्ट में कौन सा है। जो इशू आप पढ़ रहे हैं डेली उसमें देखिए कौन सा आ रहा है करंट अफेयर में, तो ये थोड़ा सा देखिए। दूसरा, पंचायत का काम है, तो मैंने पढ़ाया भी था पंचायत के बारे में बेसिक, जाने पंचायत क्या करती है वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन भी ईजी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो आपको क्या पढ़ना है, सभापति क्या होता है, उपसभापति क्या होता है। ठीक उसी प्रकार अध्यक्ष पढ़ लीजिए आप, लोकसभा का उपाध्यक्ष पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको फिर सेम उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये वाला ये नालसा पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कि इसमें नेशनल लीगल जो हमारा सर्विस अथॉरिटी है, इसका पर्पज़ क्या है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, कब इसको इस्तेमाल किया, कब इसको लाया गया, क्यों लाया गया, किस एक्ट के थ्रू लाया गया, किस आर्टिकल के, DPSP में थोड़ा इसका जिक्र है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको ये देखना है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन मेंबर है, कि ये भी एक टॉपिक पढ़ लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने बताया 2013 के पेपर में कौन से सिलेबस, कौन सा
टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जब 2014 करेंगे तो आपको देखना कंपेयर करना कि मोस्टली चीज़ें कवर होती है।